आंसर आपको बताना है जल्दी से कि कि ऐसी जगह पर जहां पर बाजार तैयार माल को और सेवा खरीदी जाती है और बेची जाती है तो उसे क्या कहते हैं? कमोडिटी, इक्विटी, फैक्टर बाजार या फिर प्रोडक्ट बाजार? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइए सभी लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोडक्ट मार्केट। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? प्रोडक्ट मार्केट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट मार्केट। देखो ये कमोडिटी में जो आपका कमोडिटीज बेची खरीदी जाती हैं, आपका इक्विटी में आपके मार्केट में क्या होता है कि आपका इक्विटीज को देखा खरीदा, फैक्टर मार्केट में आपका जो फैक्टर कॉस्ट वगैरह मूल्य होता है उनसे बेचा जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो श्रीलंका के बारे में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी लोगों के सामने दिया गया है, आप सभी लोग आंसर कर सकते हैं। जल्दी से आंसर करके बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आंसर करें सभी लोग। तो देखो इन्होंने कहा है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए। आप सभी को बताना है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्विमिंग है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है या फिर बास्केटबॉल है? ठीक है, आप इसका बताना है जल्दी से आंसर इसका क्या हो जाएगा थर्ड का। तो अगर हम बात करें श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है आपका वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल जो है आपका श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। और और साथ ही साथ अगर जान लें वॉलीबॉल आपका नेपाल का भी खेल है। वॉलीबॉल क्या है? आपका नेपाल का भी राष्ट्रीय खेल है। और वॉलीबॉल का जो आविष्कार है, ठीक है, वॉलीबॉल का जो आविष्कार है आपका अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? आपका अमेरिका में हुआ था 1895 ईस्वी में। ठीक है, और किसको आविष्कारक माना जाता है? विलियम जी ऑर्गन को। ठीक है, विलियम जी ऑर्गन को जो है इसका संस्थापक माना जाता है। एक बार सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास को सभी में शेयर कर दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे गहरी और तंग घाटी कौन सी है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे गहरी और तंग तंग नदी घाटी क्या है, कौन सी है? काली गंडकी गार्ज यानी कि आपकी गंडक नदी है, आपका बिकोस गार्ज, टाइगर टाइगर लिपिंग गार्ज या फिर आपका गारगांध डेल कोर्स? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आंसर करें सभी लोग। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दुनिया का सबसे गहरी और तंग जो नदी गार्ज है वो आपका है काली नदी का। ठीक है, ठीक है, काली गंडकी गार्ज है आपका। अब देखो अब ये है कहाँ पर? ये आपकी नेपाल से निकलती है और भारत में आती है। कहाँ पर आती है? आपकी नेपाल से निकल करके भारत में प्रवेश करती है। और ये मेनली ये गार्ज है कहाँ पे? नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग साथ साथ आंसर देते रहें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों में, जो भी आपके एजुकेशन ग्रुप्स आपके बने हुए हैं, जिन जिन ग्रुप्स में आप लोग जुड़े हुए हैं उन सभी ग्रुप्स में ऑनलाइन क्लास को जरूर शेयर करें। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय लेखक ने टू लाइफ्स पुस्तक लिखी है? आपको बताना है कि किस भारतीय लेखक ने टू लाइफ्स पुस्तक लिखी है। विक्रम सेठ ने, चेतन भगत ने, अमीश त्रिपाठी ने या फिर अमिताभ अमिताभ घोष ने? तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आंसर करें सभी लोग। किस भारतीय लेखक ने टू लाइफ्स पुस्तक लिखी है? विक्रम सेठ, चेतन भगत, अमित त्रिपाठी या फिर अमिताभ घोष ने? तो अगर हम बात करें इसके सही आंसर की तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ। एक बहुत ही ज्यादा फेमस राइटर है। ठीक है, इनकी इनकी एक और किताब है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है जिसका नाम है द सुइटेबल बॉय। क्या है आपकी? सुइटेबल बॉय। आपकी जो किताब है सुइटेबल बॉय के नाम से। इनकी एक और किताब जो है आपकी बहुत ज्यादा द गोल्डन गेट। ठीक है, द गोल्डन गेट। तो जो इनकी जो किताबें हैं तो बहुत बढ़िया। आसिर सागर साहब सभी लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। हुमा इनका आंसर जो है आपका क्या है? विक्रम सेठ है। और डेली क्लास
में आया करिए। हुमा साहब आप जो हैं कभी कभी मिस कर देती हैं। प्रियेश, आशीष, सागर, ज्यादा से ज्यादा लोगों में सभी तक शेयर करें। और अगर हम बात करें चेतन भगत की, चेतन भगत आपने मूवी देखी होगी हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है। हाफ गर्लफ्रेंड इनकी किताब है, आपके टू स्टेट्स इनकी किताब है, ठीक है। टू स्टेट्स इनकी किताब है। तो आपकी इनकी बहुत ही ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट किताबें जो आप पीछे पूछी जा चुकी हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो सभी लोग जो है ज्यादा से ज्यादा क्लास सेशन को शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, चट्टानों का वह वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें उनके संगठन और बनावट की संरचना की उनकी उपस्थिति और वितरण तथा भौतिक रासायनिक स्थितियों में संबंधित उनकी उत्पत्ति पर विचार किया जाता है, क्या होगा? ठीक है, आपको बेसिकली आपको छोटी भाषा में अगर समझाया जाए तो आपका जो चट्टानों का अध्ययन बताया गया कि आपका चट्टानों का अध्ययन किस शाखा के द्वारा किया जाता है, आप सभी को बताना है कि चट्टानों का अध्ययन किस की बनावट का अध्ययन किस में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी मार्फोलॉजी। क्या हो जाएगा आपका? जी मार्फोलॉजी, जियो मार्फोलॉजी, ठीक है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जी मार्फोलॉजी हो जाएगा। भूगर्भ विज्ञान में आपका जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना के बारे में देखा जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने हिस्ट्री से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? आपको बताना है कि ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? चामकौर युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, या फिर सुबाली के युद्ध में? तो आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर बात करें हम सही आंसर की तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए आपका 1612 में, ठीक है, 1612 में आपका नवंबर में आपकी एक जगह है आपकी सुबाली, ठीक है। सुबाली एक जगह है जो है कहाँ आपकी? गुजरात में, गुजरात में है, सूरत के करीब करीब है। इसमें युद्ध हुआ था, ठीक है। तो आपके सुबाली के युद्ध में आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हराया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, आप सभी को बताना है कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है? विटामिन बी 12 होता है, विटामिन ए होता है, आयरन होता है, या फिर कैल्शियम होता है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? फटाफट जल्दी से बताइए सभी लोग। देखो 9 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के लिए आपकी आयरन की आवश्यकता। देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है हीमो, क्या लिखा हुआ है आपका? हीमो वर्ड लिखा है। हीमो का मतलब होता है आपका आयरन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? आयरन से संबंधित होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों ही आपके ब्लड के एक अभिन्न अंग होते हैं और दोनों के निर्माण के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। दोनों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयरन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है। ऑक्सीजन को ब्लड में कैरी करने का काम किसका होता है? आपका ऑक्सीजन को कैरी करने का काम होता है हीमोग्लोबिन का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगर हम बात करें इसकी तो हीमोग्लोबिन के लिए यकृत हो गया और आपका लोहे लोहे का सर्वोत्तम पार्ट होता है, ठीक है। आपको उससे जो है यकृत से सबसे ज्यादा आपको लौह तत्व प्राप्त हो सकता है और सब्जियों में पालक से। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करें कि मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? लंग्स को कहा जाता है, लीवर को कहा जाता है, गुर्दे को कहा जाता है, स्टोमक को क्या कहा जाता है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जल्दी से आंसर करें सभी लोग। बहुत बढ़िया निशापाल आप आंसर कर रहे हैं, हुमा, आशीष, प्रियस, सानू सब लोग आंसर कर रहे हैं। आप सभी को बताना है मानव शरीर के किस अंग के
को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, आप सभी लोग बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, यकृत। ठीक है, यकृत को मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और यकृत कोशिकाओं में राइबोसोम्स, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स आदि अंग पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें क्या है, आपके यकृत में क्या होते हैं, आपके लाइसोसोम्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें पाया जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका रासायनिक कारखाना कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, आपके गैसें वायुमंडल में गर्मी फैलाती है, जिससे पृथ्वी गर्म होती है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी गैसें हैं जो आपकी वायुमंडल में गर्मी फैलाती है, आपका जिसमें पृथ्वी गर्म होती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। देखो, एलिमेंट तो आपके उपस्थित है, ये तो आपका नहीं होगा, पहला गलत। कंपाउंड, स्पेसिफिक कंपाउंड नहीं बताया गया, ये भी गलत। ठीक है, नोबल गैसेस जो है वो भी गलत। आपको ग्रीन हाउस गैसेस जो है, जो सही आंसर हो जाएगा। भाई ग्रीन हाउस होता क्या है, आपका जहां पर खेती वगैरह ना करने का एटमॉस्फेयर है, तो वहां पर भी खेती के लिए एटमॉस्फेयर पैदा करना, खेती के लिए एटमॉस्फेयर पैदा करना, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, आपका वहां पर गैसेस को रोका जाता है। तो आपके यहाँ पर जो CO2 नामक गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऊपर जा नहीं पाती और यह जो है सूर्य की किरणों को क्या करती है, आपके सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन उसको बाहर नहीं जाने देती। इसीलिए आपका पृथ्वी का तापमान घट जाता है, तो इसे सॉरी बढ़ जाता है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका ग्रीन हाउस गैसेस को जो है प्रोड्यूस करने पर आजकल प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में मुगल शासक के दरबार का दौरा किया था। आपको बताना है कि जो सर थॉमस रो थे, वो किस मुगल शासक के दरबार में भारत आए थे। आपको बताना, सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में किस मुगल शासक के दरबार में आए थे, जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर हुमायूं। क्या हो जाएगा सही आंसर। देखिए, अगर हम बात करें सर थॉमस रो आपके 1615 ईस्वी में आपके भारत आए थे, आपका आगरा दरबार में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर। ठीक है, क्या हो जाएगा, जहांगीर। दो आपके राजदूत आए थे, दो आपके राजदूत आए थे, कौन कौन थे आपके, एक तो आपके सर थॉमस रो थे और एक थे आपके हॉकिंस। ठीक है, एक क्या थे आपके हॉकिंस थे। ठीक है, तो जो हॉकिंस थे, इनको खान की उपाधि दी गई थी। ठीक है, खान की उपाधि जे कब आए थे, 1508 में आए थे। सॉरी, आपका किस में आए थे, 1608 में आए थे। अब वो भी जहांगीर के दरबार में ही आए थे। तो अब आई थिंक सभी को आवाज क्लियर आ रही होगी, तो जल्दी से बता दें सभी लोग। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब आपको डैश में किसी पूर्व कार की विशेषता नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको आप समझिए, आपको क्या हो जाएगा, ए इज नॉट द कंस्ट्रेंड बाय द प्रीरियर वर्क, सामरिक गठबंधन, ग्रीनफील्ड परियोजना, संयुक्त उद्यम उद्यम या फ्रेंचाइज। ठीक है, आपको जो है पूर्व कार्य की विशेषता नहीं है। ठीक है, पूर्व कार्य मीन्स आपको किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय संबंधों को सुधार करके आपको इन चीजों को दिखाना है। ठीक है, तो देखिए आपका जो अगर हम बात करें, ग्रीन फील्ड परियोजनाएं जो होती हैं, जो आपका पूर्व कार्य की व्यवस्था पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखें, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइव सेशन को शेयर करते रहें, ताकि सभी लोग जुड़ते रहें। आपको बताना है कि नाइट्रस ऑक्साइड निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है। ठीक है, आप सभी को बताना है कि नाइट्रस ऑक्साइड
निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? टीयर गैस का है, मॉस्किटो रिपेलेंट का है, या लाफिंग गैस का है, या फायर एक्सटिंग्विशर का है? आपको बताना है कि आपको कि नाइट्रस ऑक्साइड किसका रासायनिक नाम है। तो अगर हम बात करें इसके सही आंसर की तो हो जाएगा लाफिंग गैस किसका है? आपका नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो इसका नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक नाम है। इसकी खोज आपकी कब हुई थी? 1793 में की गई थी। और किसने की थी? आपका जोसेफ प्रिस्टले ने। किसने की थी? आपकी जोसेफ प्रिस्टले ने। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले ने इसकी जो है खोज की थी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी को पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आपको बताना है, देखो पहले आपका बिहार का जो पार्ट था वो किसके अंडर में आता था? बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। और साथ ही साथ आपका बंगाल का गवर्नर ही आपका पूरे पूरे साम्राज्य को डील करता था। आपको बताना है बंगाल प्रेसिडेंसी को बिहार से अलग किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आपको आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो देखो अगर हम बात करें 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च को क्या किया जाता है? आपको बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 मार्च। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर की थी? ठीक है, टीपू सुल्तान जो कि आपका मैसूर साम्राज्य के दूसरे सम्राट थे, पहले हैदर अली थे, ब्रिटिश इंडिया से मंगलौर की संधि कब की थी? आपके 1799 में, 1784 में, और 1764 में, या फिर 1792 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मंगलौर की संधि हुई थी आपकी द्वितीय आपका आंग्ल मैसूर युद्ध में। कब हुई थी? आपकी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इसका जो है संधि हुई थी। तो अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था? आपका 1782 में। ठीक है, और समाप्त कब हो रहा था? 1784 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1784। ठीक है, मंगलौर की संधि हुई थी। हुमा बिल्कुल सही आंसर दिया। निशा बिल्कुल सही आंसर आपने दिया। तो आप ठीक है, तो तो सबसे पहले जो आपका युद्ध हुआ था आपका 1769 में हुआ था, आपका आंग्ल मैसूर युद्ध। जे आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपका अब वर्सेज आपका हैदर अली के था। ठीक है, हैदर अली, इसमें आपका हैदर अली जो थे आपके विजयी हुए थे। उसके बाद में द्वितीय युद्ध में आपके पोर्टो नोवा की लड़ाई हुई थी, उसमें भी आपके हैदर अली विजयी हुए थे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अफीम युद्ध अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़ा गया था? आप सभी को बताना है कि आपका अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़ा गया था? अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, या फिर चीन? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आप देखो ध्यान दें, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो अफीम का व्यापार करता था उस समय? तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा। अफीम का जो युद्ध था वो चाइना के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और चाइना के बीच में आपको अफीम के युद्ध लड़ा गया था। और लड़ा कब गया था? आपका 1840 से 1842 के बीच में। ठीक है, 1840 से 1842 के बीच में आपका अफीम का युद्ध अंग्रेजों और चाइना के बीच में लड़ा गया था। और चीन में उस समय कौन सा राजवंश था? आपका छिंग वंश था। ठीक है, कौन सा वंश था? छिंग वंश था। और ब्रिटेन ने उसे जो है आपको अपने अधीन करके जो है अफीम जो है आपका इसे अफीम का युद्ध जीत लिया था। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? ठीक है, आप सभी को बताना है कि आपका भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है?
देखिए आपका भारत राज्य संघ के बारे में किसमें दिया गया है, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के आर्टिकल नंबर 4 तक, ठीक है। आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के आर्टिकल नंबर 4 तक, इसी में भारत को भारत संघ कहा गया है। क्या कहा गया, भारत संघ कहा गया। तो आपको बताना है इसका 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो 9 तो आप काट ही दो, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 3। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, आर्टिकल नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें नए गठन के लिए। और आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है कि नए राज्य के गठन के लिए आपका साधारण बहुमत चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, साधारण साधारण बहुमत चाहिए। और नए राज्य को बनाने के लिए आर्टिकल नंबर 360 में 368 में संशोधन नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसको जो है आर्टिकल नंबर 368 का संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो और देखो अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 1 की, भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। इस बात को डिफाइन कहा गया है। और आर्टिकल नंबर 2 में राज्यों की सीमाओं को जो है विस्तारित बताया गया कि आपको सीमाओं को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है। काबुल, सिंध, सतलुज, चेनाब। देखिए ऑप्शन काटिए। काबुल अफगानिस्तान से निकल कर आती है, ठीक है, हिंदुकुश पर्वत से, ठीक है। और अगर हम बात करें चेनाब आपकी जो है पठारी इलाके से निकलती है, जो कि आपके जम्मू कश्मीर से निकलती है। अब सिर्फ बची है आपकी सिंधु और आपकी सतलुज। इनमें से आपका कोई एक आंसर होगा तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी नदी क्या है आपकी, सिंधु नदी है वहां पे, ठीक है। मुख्य नदी कौन सी, सिंधु नदी। और सतलज जो है पंजाब से निकल करके मिथनकोट में, ठीक है, आपके पंजाब से निकल करके सिंधु में मिल जाती है, ठीक है, मिथनकोट में, ठीक है। तो आगे जो है आपका सिंध नदी रह जाती है और जो कि आपके अरब सागर में मिल जाती है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग जो है लाइव सेशन को शेयर करते हैं फटाफट। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019 को की मेजबानी किस देश की थी। यानी कि किस देश में आपका सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 मेजबानी करनी थी। मलेशिया में होना था, सिंगापुर में होना था, भारत में होना था या फिर चीन में होना था। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, फटाफट जल्दी से बताइए। देखिए इसका 2019 जो टूर्नामेंट था वो किस कहाँ होना था, वो आपका 2000 आपका मलेशिया में, ठीक है। कहाँ होना था, मलेशिया में। और इसमें जीत किसने हासिल की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका सुल्तान अजलान शाह आपका साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया ने इसमें जो है जीत हासिल की थी। इसमें आपको भारत उप विजेता रहा था, ठीक है। भारत क्या रहा था आपका उप विजेता रहा था। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस या फिर सौर ऊर्जा, ठीक है। देखो आपको क्या है, पृथ्वी की ऊष्मा है तो क्या कहेंगे आपका, भूतापीय ऊर्जा कहेंगे ना, सौर ऊर्जा होती है सूर्य से प्राप्त होती, ज्वारीय ऊर्जा होती है वाटर एनर्जी हो जाती है आपकी, ठीक है। बायोगैस आपके जो है आपकी सड़े गले से प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जियोथर्मल एनर्जी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जियोथर्मल एनर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फटाफट। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, जल्दी से आंसर करें सभी लोग, बहुत बढ़िया। निशा, हुमा, प्रियेश, बहुत बढ़िया। साथ ही साथ आप सभी लोग जो है सेशन को शेयर करते रहें।
देखो भारत में 24 जनवरी जो है किसके रूप में मनाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। तो इसको सही हो जाएगा आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या हो जाएगा आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसको जो है कब से आपको शुरू किया गया, इसको 2008 से, ठीक है, कब से आपको 2008 से जो है ये मनाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मारफती गीत, ठीक है, मारफती गीत पारंपरिक लोकगीत है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर नेपाल। आंसर करें सभी लोग, क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए अगर हम बात करें मारफती गीत, ठीक है, तो इसका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का यह क्या है आपका लोकगीत है। ठीक है, और भी इसके लोकगीत कौन से हैं बांग्लादेश के, बांग्लादेश के और भी लोकगीत हैं आपका भटियाली। ठीक है, भटियाली एक लोकगीत है बांग्लादेश का। बाउल आपका है आपका, ठीक है, बाउल हो जाएगा। ठीक है, और आपका हो जाएगा मुर्शिदी। ठीक है, तो जी आपके क्या हो जाएंगे, आपके लोकगीत हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जॉर्बे कल्चर एक चा, चाकलोथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में है, असम में है, गुजरात में है या फिर बिहार में। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, आप सभी को बताना है कि जॉर्बे कल्चर एक चाकलोथिक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, महाराष्ट्र इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह आपका सांस्कृतिक ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का एक हिस्सा था। ठीक है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा की नदी में स्थित था। ठीक है, प्रवरा। ठीक है, तो ये एक आपका नदी का नाम है, इसी के किनारे आपका जो है जॉर्बे कल्चर और चाकलोथिक आपका कल्चर का विकास हुआ था। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है। चेरी पिकिंग शब्द किस खेल के में उपयोग किया जाता है, आप सभी को बताना है कि स्विमिंग, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल या फिर क्रिकेट। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए आप सभी लोग, क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए अगर हम बात करें इसका सही आंसर की, तो क्या हो जाएगा आपका चेरी पिकिंग शब्द का इस्तेमाल आपका बास्केटबॉल में किया जाता है। किस में किया जाता है, बास्केटबॉल में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताना है आप सभी लोगों को कि भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या होगा। मांगपई, तोता, मोर या फिर काला कौवा। ठीक है, भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या होगा, मांगपई, तोता, मोर या फिर काला कौवा। देखिए 26 की अगर हम बात करें, 26 का सही आंसर हो जाएगा डी। 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, काला कौवा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भूटान का राष्ट्रीय पक्षी आपका नाम जो है काला कौवा। ठीक है, रेवन के नाम से उसे जाना जाता है। देखो आपका भूटान जो है भारत का पड़ोसी राज्य है। इसकी राजधानी आपकी थिम्पू है। राजधानी क्या है, थिम्पू। आपकी इसकी मुद्रा आपकी निगुल ट्रम है। क्या आपकी निगुल ट्रम है भारत के। ठीक है, भूटान से भारत का सिक्किम लगता है। ठीक है, सिक्किम लग जाता है, उसी के साथ साथ में आपका अरुणाचल प्रदेश लग जाता है और आपका असम लगता है। असम लग जाता है और आपका पश्चिम बंगाल। तो ये हो जाएंगे आपके सही। जी हिमांशु जी याद है हमें। ठीक है, आपका तो चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग जो है आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर भी करते रहें। और जो है कल से आपकी मॉर्निंग की क्लासें भी रिस्टार्ट कर दी जाएंगी, थोड़ी सी तबीयत खराब होने की
वजह से जो है आपकी क्लासेस जो हैं बाधित हुई थी, और कल से आपकी मॉर्निंग क्लास भी शुरू हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उपजाऊ जड़ोल मिट्टी का उत्पादन करने का सबसे उपयुक्त, ठीक है, आप सभी को बताना है, उपजाऊ जड़ोल मिट्टी का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है चावल, चाय, कपास या फिर मक्का। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आप सभी लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जड़ोल मिट्टी में जो है सबसे ज्यादा क्या होता है, चावल होता है। जड़ोल मिट्टी में क्या होता है, सबसे जड़ोल मिट्टी में सबसे उपयुक्त होता है आपके चावल उगाना। ठीक है, देखो अब इसकी जड़ोल मिट्टी की खासियत क्या होती है, हल्की भूरी होती है। हल्की क्या होती है, भूरी होती है। और ये इसमें जो है पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता अच्छी खासी, अपने अंदर पानी को ठहराव की स्थिति जो है अच्छी होती है, जिससे कि आपके चावल की खेती में सबसे ज्यादा आपका जो है कंपेयर टू गेहूं की अगर हम बात करें तो उसमें चावल जो है, चावल की खेती में ज्यादा पानी लगता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान, ठीक है, भारत के संविधान में के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति में महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया? आप सभी को बताना है कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, कि भारत के संविधान, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान दिया गया है? आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल नंबर 51, 63 या फिर 54? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, आप सभी लोग बताइए। तो अगर हम बात करें इसके सही आंसर की तो क्या हो जाएगा आपका 61। आर्टिकल नंबर 61 में आपको क्या कहा गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की विधि को बताया गया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, आपको लगभग राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए कम से कम आपके 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और इसी के साथ साथ आर्टिकल नंबर 51 में क्या है, आपके आपके 51 में आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। क्या है आपके, आपके नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व हैं। और आपका आर्टिकल नंबर अगर हम 63 की बात करें तो उपराष्ट्रपति, क्या हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 54 में आपकी क्या हो जाएगी, विधि। ठीक है, इसमें आपके राष्ट्रपति के। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आ हिस्ट्री ऑफ द सिख, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपकी। तो निम्नलिखित में से किसने आ हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक जो है लिखी है? आप सभी को बताना है कि आ हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक किसने लिखी है? अमृता प्रीतम ने, खुशवंत सिंह ने, भाई वीर सिंह ने या फिर गुरबचन सिंह ने, गुरबचन सिंह तालिब ने? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बताइए फटाफट जल्दी से। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो खुशवंत सिंह ने, ठीक है, यह पुस्तक लिखी है आपकी खुशवंत सिंह ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खुशवंत हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इनकी और भी किताबें अन्य प्रसिद्ध पुस्तक से हैं आपके, ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, इन्होंने एक लिखी पुस्तक ली थी, ट्रेन टू, ट्रेन टू पाकिस्तान इन्होंने जो है किताब लिखी थी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस वैज्ञानिक ने पेंसिलिन की खोज की थी? आप सभी को बताना है कि किस वैज्ञानिक ने पेंसिलिन की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने, अर्नेस्ट चैन ने, लुइस पास्चर ने या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? आप सभी को बताना है कि किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी। रॉबर्ट कोच, अर्नेस्ट चैन या फिर लुई पास्चर ने? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था आपका पेंसिलिन नामक खोज की थी, पेंसिलिन नामक एक टीके की खोज की थी। और इसी के साथ ये आपका फंगस से, ठीक है, फंगस से बनने वाला एक क्या है आपका, एक दवा थी जो कि आपकी आजकल डायबिटीज में भी यूज की जाती है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेंसिलिन की खोज किसने की थी, आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
तो आज की हमारी क्लास में जो है इतने ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए गए थे और आप सभी को यह क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी सा आपका तबीयत खराब होने की वजह से कम क्वेश्चंस ले रहे हैं। कल जो है अगर हो सका तो मॉर्निंग की भी क्लास जो है शुरू की जाएगी, तो इसीलिए आप सभी लोग जो है 9 बजे एक बार जरूर चैनल पे आके चेक कर लेंगे क्लास है कि नहीं, वरना तो नोटिफिकेशन हम सभी लोगों के पास लिंक सेंड ही कर देते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों से एक गुजारिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करने के लिए कहें। अगर आज आज कोई भी हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपके मॉर्निंग के क्लास में। और कल मॉर्निंग की क्लास में आपकी साइंस की क्लास होगी, साथ ही साथ आपकी मैथ की भी क्लास कंटिन्यू की जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।